नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्री कृष्णा गोपाल एक बार फिर इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जिस चर्चा के बारे में यहाँ उपस्थित हैं वो है जीएसटी के फेक इनवॉइस से रिलेटेड। हालांकि इसके बारे में 2 वीडियो हमने रिलीज कर दिए हैं जो कि एग्ज़ाम से बहुत अच्छे रिलेवेंट है और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले उनको वापस रिकेप कर रहे हैं ताकि आपको याद आ सके और आपके एग्ज़ाम के दिनों में हेल्प हो सके। दोस्तों, हमने पहली वीडियो में केस 1 पकड़ा था। उसमें हमने ये एग्जाम्पल में लिया था कि ए एक सप्लायर है, वो क्या करता है, इनवॉइस इशू करता है, आगे किसी भी प्रकार का ओरिजिनल सप्लाई नहीं करता है। तो उस केस में जो पेनल्टी के प्रोविज़न है वो 122 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 2 में लगेंगे और जो उसको अमाउंट देनी पड़ेगी वो पेनल्टी हेड के अंतर्गत देनी पड़ेगी। उतनी पेनल्टी की अमाउंट सीजीएसटी में देनी पड़ेगी, उतनी पेनल्टी की अमाउंट एसजीएसटी में देनी पड़ेगी। और जो पेनल्टी की प्रोसीडिंग है वो 127 के अंतर्गत की जाएगी और इसमें पेनल्टी के प्रोविज़न 74 को नहीं लागू किया जाएगा। ये बात को हमेशा आपको याद रखना है कि एक्ट में ये बताया गया है कि अगर एक पेनल्टी एक सेक्शन के अंतर्गत लगा दी जाती है तो उसको दूसरे सेक्शन के अंतर्गत उस पेनल्टी को वापस नहीं लगा सकते हैं। तो इस केस में 122 की सबसेक्शन 1 के क्लॉज 2 में पेनल्टी दी जाएगी। दोस्तों, हमने दूसरे क्लास में ये पढ़ा था केस 2 लेके कि बी एक सप्लायर है, वो क्या करता है, आगे ओरिजिनल सप्लाई करता है लेकिन ए के द्वारा जो फेक इनवॉइस इशू किया है उसको अवेल और यूटिलाइज करते हुए अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से उसको कम कर रहा है। तो इस केस में बी है वो गवर्नमेंट को टैक्स का चूना लगा रहा है। तो इस केस में जो पेनल्टी के प्रोविज़न है वो 74 में लगेंगे। 74 इसलिए लगेंगे क्योंकि वो आगे एक्चुअल में सप्लाई कर रहा है और उसमें जो अमाउंट पेनल्टी के रूप में दी जाएगी वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तीनों में हेड के अंतर्गत उसको अमाउंट देनी पड़ेगी। आगे दोस्तों, हम आज जिस कंक्लूजन पार्ट के लिए यहाँ पे आए हैं वो है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम वापस एग्जांपल बी का ही ले रहे हैं जैसा कि सर्कुलर में बताया गया है। बी क्या कर रहा है कि आगे फेक इनवॉइस इशू कर रहा है, वो भी किसी भी प्रकार का ओरिजिनल सप्लाई नहीं कर रहा है और वो ए के द्वारा दिया गया फेक इनवॉइस को आईटीसी को अवेल करते हुए यूटिलाइज कर रहा है। तो इस केस में भी जो पेनल्टी के प्रोविज़न है वो 122 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 2 और 122 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 7 में लगेंगे। ये दोनों इस बात के लिए डील करता है कि अगर हमने फेक आईटीसी अवेल और यूटिलाइज किया, और दूसरा 122 की सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2 डील करता है कि हमने आगे भी आईटीसी पास आउट किया है बिना कोई एक्चुअल सप्लाई किए हुए। तो बी इस केस में दोनों चीज़ों को कर रहा है, वो ए के द्वारा दिया गया फेक आईटीसी को अवेल और यूटिलाइज भी कर रहा है और आगे अपना फेक इनवॉइस इशू भी कर रहा है। तो इस केस में 122 के अंतर्गत उसको डबल पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इसमें 74 के अंतर्गत पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि वो एक्चुअल में सप्लाई कर ही नहीं रहा है। दोस्तों, हमने इस सर्कुलर पे जो जिस बात पे जोर दिया वो इनके अंतर्गत दी जाने वाली अमाउंट पे दिया है। हालांकि ये सीबीडीटी के द्वारा दिया गया सर्कुलर है लेकिन एग्ज़ाम में ये बहुत अच्छा रिलेवेंट पॉइंट है। इससे एग्ज़ाम में केस लॉ के रूप में या केस स्टडी के रूप में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको इन तीनों केस लॉ को अच्छे से रिकेप करना है और अच्छे से याद रखना है। बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियरिटी रखना है कि अगर सप्लाई नहीं की गई है तो हमेशा जो पेनल्टी है वो 122 के अंतर्गत ही लगेगी और अगर उसने सप्लाई कर दी है तो 74 में लगेगी। दोनों पेनल्टी एक साथ नहीं लग सकती है, बस आपको इतना याद रखना है। दोस्तों, मेरा उद्देश्य बस यही है कि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको पॉइंट बताता रहूं ताकि आपके एग्ज़ाम में इसके बारे में हेल्प हो सके। दोस्तों, मुझे पता है कि प्रोविज़न लॉ पढ़ना बहुत अच्छा है लेकिन उससे रिलेटेड मेन कंसेप्ट है उस पे भी हमें बहुत जोर देना चाहिए, तभी हमारी एग्ज़ाम में हेल्प हो पाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये छोटे छोटे एग्ज़ाम के हैक्स आपके काम आ रहे हैं। मैं आगे भी इन छोटे छोटे एग्ज़ाम के हैक्स बनाता रहूँगा। मेरे जो एग्ज़ाम के हैक्स है वो रिसेंटली फर्स्ट ईयर से रिलेटेड और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उससे रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है और मैं आगे भी इस प्रकार के एग्ज़ाम के हैक्स आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।